गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सर्विसेज की इंडियन कंटेक्स्ट में। तो बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल उसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं कि इंडिया में जो बैंकिंग का ओरिजिन हुआ है वो 18th सेंचुरी में हुआ है, राइट। पहला बैंक जो था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी, 1770 में हुई थी। उसके बाद आया जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिशमेंट 1786 में हुआ, लेकिन 1791 में अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो गया। इंडिया का जो सबसे बड़ा और पुराना और बड़ा बैंक माना जाता है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका ओरिजिन बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से हुआ, राइट, 1806 यानी कि 1806 में। लेकिन 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख लिया गया, राइट। इसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास के बाद मद्रास के साथ और जो हमारा स्टेट बैंक का जो पुराना नाम था बैंक ऑफ कैलकाटा, ये तीनों मिलकर जो है इम्पीरियल बैंक में 1921 में मर्ज हो गए और 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है रख दिया गया। यानी कि इम्पीरियल बैंक को 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। ओके, ये एक तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद की बात है। तो एक तो हो गया ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस तरह से इंडिया में ओरिजिन हुआ। जहाँ तक बात सेंट्रल बैंक की है तो इंडिया का सेंट्रल बैंक यानी बैंकों का बैंक जिसे कह सकते हैं वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1934 में, उसके बेस पर हुई और ये 1935 में इस्टेब्लिश हुआ। और 2 बार नेशनलाइजेशन हुआ। 1969 में 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स का 14 major private banks were nationalized in 1969 and after that in 1980 8 और प्राइवेट बैंकों का भी नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चले गए। अब बात करते हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर में जो बैंकों का जो स्ट्रक्चर है, जो टाइप्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बैंक्स जो हैं, इंडियन बैंक्स को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। जो शेड्यूल्ड बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक को शेड्यूल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आरबीआई जो एक्ट है 1934, उसकी सेकंड शेड्यूल, एक लिस्ट है सेकंड शेड्यूल की, उसमें उसके अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। इनकी जो पेड अप कैपिटल होती है वो मिनिमम 5 लाख होती है, इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। और बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं इनको मिले हुए। देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस बिटवीन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। आरबीआई जो है इसको कई तरह के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो शेड्यूल्ड बैंक वो हैं जो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आते हैं और जिनकी पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए। ठीक है, अब शेड्यूल्ड बैंक को आगे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, जो हैं कमर्शियल बैंक्स और हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, राइट। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। तो हमें थोड़ा सा यहाँ लेके आऊँगी। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आपके इसी सामने हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, रिटेल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स में शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव आते हैं, शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव आते हैं, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ आती हैं। इस तरीके से बैंकों का जो है जो टाइप्स हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं। अब बात करते हैं बैंकिंग सर्विसेज के टाइप्स की। बैंक्स जो हैं किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक तो वो कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हम कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज कहेंगे। ठीक है, जैसे मनी सेव करना, मनी डिपॉजिट करना, हम मनी विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक्स हमें चेक बुक्स इशू करते हैं जिसकी बिहाफ पर हम अगर कैश में पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बैंक हमें कई तरह के लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पर्सनल लोन हो सकता है, बिजनेस के लिए लोन हो सकता है, मॉर्टगेज लोन हो सकता है। मॉर्टगेज लोन जिसमें वो हमारी सिक्योरिटी के तौर पर हमारी एसेट्स रखते हैं। ओके, और बैंक्स हमें क्रेडिट कार्ड्स इशू कर सकते हैं और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। एटीएम की फैसिलिटी देते हैं। एटीएम जो जिसके थ्रू आप अपना पैसा जो है बैंक में जाकर निकालने की बजाय एटीएम के जो सेंटर्स बने हैं वहाँ जाकर आप निकाल सकते हैं। इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज। वायर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
राइट। ऑनलाइन ट्रांसफ़र की फैसिलिटी मिलती है बैंक्स के थ्रू, तो आप इमीडिएट ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि एक बैंक से अपने अकाउंट से किसी भी दूसरे पर्सन को या किसी इंस्टीट्यूशन को किसी और बैंक में उसके अकाउंट में, राइट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है हमें, और इंटरनेट बैंकिंग मिलती है। आजकल मोबाइल बैंकिंग भी हम अवेलेबल हो पा रही है, मोबाइल पर भी बहुत सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो दीज आर द कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर भी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन रहता है कि बैंक्स हमें इस तरीके की सर्विस भी दे रहे हैं, जैसे कैपिटल मार्केट सर्विसेज हैं, प्राइवेट बैंकिंग है, ब्रोकरेज सर्विस हैं। कैपिटल मार्केट में जिस तरीके से लॉन्ग टर्म फंडिंग, जो बड़े बोरोअर्स हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, या एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए या लंबे समय के लिए अगर लोन्स की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, तो कैपिटल मार्केट के थ्रू, कैपिटल मार्केट सर्विसेज का मतलब होता है कि एक तरह से एक तो होता है कैपिटल मार्केट सर्विसेज और एक होता है मनी मार्केट सर्विसेज। तो कैपिटल मार्केट के थ्रू लॉन्ग टर्म फंडिंग की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है, और मनी मार्केट के थ्रू शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। तो प्राइवेट बैंकिंग में भी ये सीन रहता है कि प्राइवेट बैंक्स भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज का मतलब होता है जो बड़े बोरोअर्स हैं, जो पर्सनल सर्विसेज रिक्वायरमेंट है जिनकी, जैसे बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा और डेफिनेटली उसमें एक एक्स्ट्रा चार्ज शामिल होता है। ब्रोकरेज सर्विस मिलती है, बैंक जो है बायर और सेलर के बीच में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का लेन देन करवाने का, यानी एक तरह से एक एज ए ब्रोकर भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पेमेंट सर्विसेज हैं, हम अपना पेमेंट बैंक्स के थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चेक्स दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं। तो बैंक के थ्रू पेमेंट करनी हो तो हमें ये ऑप्शन अवेलेबल है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, डेफिनेटली फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का भी काम करता है, और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ जो है जो बायर और सेलर के बीच में ऐसे ब्रोकर काम कर रहा है। तो एक तरीके से ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का भी काम करता है, और कई तरीके की क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है, कई तरह के हमें इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देता है, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन देती है। तो ये भी इसके सर्विसेज में इंक्लूड होता है। ट्रेडिशनल सर्विसेज जो हैं, ट्रेडिशनल सर्विसेज का मतलब जो एक तरीके से शुरुआत से इनिशियली जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे डिपॉजिट से लेना हमसे, हमें लोन देना, हमारे जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं या लॉकर वगैरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाना, बिजनेस और पर्सनल लोन देना, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल सर्विसेज में आती हैं। न्यू सर्विसेज में कौन कौन सी हैं बैंक्स की, जैसे एटीएम है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स हैं, वायर ट्रांसफ़र्स हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड की सुविधा है, एडवाइज़री, फाइनेंशियल एडवाइज़री सर्विस देता है हमें फाइनेंशियली, हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, बिजनेसमैन को जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मदद करता है, राइट। वेंचर कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस सर्विसेज भी दे रहे हैं। अब आप देखो ICICI से जो है बैंक भी है और इंश्योरेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। रिटायरमेंट सर्विसेज भी देते हैं हमें। म्यूचुअल फंड जो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अगर बड़ी कंपनीज़ में पैसा नहीं लगा सकता, बड़ी कंपनीज की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो वो अपनी छोटी छोटी सेविंग को म्यूचुअल फंड में लगा सकता है। तो ये भी एक तरीका है, बैंक्स के थ्रू हम म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये सारी न्यू सर्विसेज में आता है। रीसेंट ट्रेंड्स क्या हैं बैंकिंग के? रीसेंट ट्रेंड्स में हम बात करेंगे कि ऐसी क्या क्या नए प्रोडक्ट्स जो है बैंक्स हमारे लिए लेकर आए हैं, ऐसी नई कौन कौन सी सर्विसेज हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांसफ़र्स है, चेक्स जिसे आप कह सकते हैं, तो जैसे ईमेल, कॉमर्स, टेल आपने सुना है, इसी तरह से जो है चेक की सुविधा है। चेक्स के थ्रू आप ये सुविधा सबसे पहले US में इंट्रोड्यूस हुई थी चेक की,
और ऑब्वियसली ये ऑनलाइन पेमेंट का ही ऑप्शन है एक तरह से। सो ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसमें ई चेक इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कुछ केसेस में। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विसेज का ऑप्शन भी बैंक्स प्रोवाइड करें। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरटीजीएस की सुविधा जब हमें थोड़ा अगर थोड़ा बड़ी मात्रा में हमने अमाउंट ट्रांसफ़र करना है और हम इंस्टेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम बैंक में जाने की बजाय या हम अपना फ़ंड जो है इजीली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। सो ये एक तरीका उपलब्ध करवाता है आरटीजीएस का। इसके थ्रू रियल टाइम का मतलब होता है इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाता है आपके अकाउंट से वो पैसा दूसरे अकाउंट में, चाहे वो सेम बैंक की में उस अकाउंट हो या किसी दूसरे बैंक में उस पर्सन का या उस इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो। तो आप उसमें आरटीजीएस के थ्रू बड़ा अमाउंट इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र भी एक तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफ़र की ही सुविधा है। और इसमें क्या होता है कि हमें बैंक को सारी डिटेल देनी होती है कि हमें अपने अकाउंट से किस पर्सन को जो है ट्रांसफ़र करना है। तो हमें उस पर्सन का नाम, उस पर्सन का अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट का टाइप, कौन सी ब्रांच में उसका अकाउंट है, ये सारी चीज़ें हम बैंक को उपलब्ध करवाते हैं और बैंक हमारे बिहाफ पर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करता है, यानी ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो ये सर्विस ज़्यादातर ऐसे इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं जिन्हें रेगुलर और रिपीटेड पेमेंट करनी होती है या बड़ी मात्रा में पेमेंट करनी होती है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जब गवर्नमेंट सैलरी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक रिपीटेड पेमेंट है जो हर महीने दी जाएगी और ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे होगा। तो कहने का मतलब होता है कि जब रिपीटेड पेमेंट्स आप करते हैं या बल्क पेमेंट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा पेमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर बार की फॉर्मेलिटीज़ बार बार वो सेम चीज़ें ना करनी पड़े, तो उसके लिए ऑटोमेटिक एक तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इस तरीके की पेमेंट्स हर बार करते हैं, हर मंथ करते हैं, उनके लिए ये सुविधा है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो ये जो है एक एक पर्सन को, जैसे एक एक एम्प्लॉय को अलग अलग ट्रांसफ़र करने की बजाय सारे एम्प्लॉयज़ को या सारे या बहुत सारे लोगों को आपने कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए ये सर्विस इम्पॉर्टेंट है। ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन यानी ATM है। ATM के आपने देखा होगा काफ़ी जगह पर ब्रांचेज़ हैं और वो बैंक से कनेक्टेड होते हैं, तो आपको बैंक में जाने की बजाय आप ATM पर जाकर विड्रॉ कर सकते हैं। और एक तरीके से ये 24/7 की आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और एक तरीके से बैलेंस इंक्वायरी आपको देखनी है, आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है, आपको कैश विड्रॉ करना है, ये सारी सुविधाएं आपको ATM मशीन्स उपलब्ध करवाती हैं। इससे क्या हुआ है, इससे बैंक्स के ऊपर वर्कलोड थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि अब लंबी लाइनों में खड़े होकर लोग जो है बैंक्स में खड़े होने की बजाय ATM पर जाकर विड्रॉ करना पसंद करते हैं। तो एक तरीके से बैंक्स का जो स्टाफ का प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। नेक्स्ट इज़ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। एक तरीके से कंप्यूटर टर्मिनल है। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल का मतलब एक ऐसा कंप्यूटर टर्मिनल जिसके थ्रू, जैसे मान लीजिए आपको कहीं कुछ बाय करना है, कहीं आप किसी मॉल में खड़े हैं और आप अपना कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर उसे जो सेल्समैन है वो अपनी एक मशीन में स्वाइप करता है और उससे आपकी यानी कस्टमर की डिटेल जो बैंक से कनेक्टेड है वो आ जाती है और इस तरीके से उसकी पेमेंट जो है हो जाती है और बैंक के जो उसके अकाउंट में डिपॉजिट है उससे उतना पैसा जो है वो डेबिट हो जाता है। तो ये एक सुविधा है कि आपका पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मीन्स एक ऐसा कंप्यूटर टर्मिनल जो ऑनलाइन कंप्यूटराइज, मतलब एक तरीके से
उस प्लेस पर जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं या कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है या आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपके बैंक अकाउंट से उस चीज़ को डायरेक्टली कनेक्ट करता है और कस्टमर्स के अकाउंट की डिटेल शो करता है। टेली बैंकिंग का मतलब यहाँ पर जो है नॉन कैश बैंकिंग है ऑब्वियसली, और टेलीफोन पर, यानी कि एक तरीके से फ़ोन की सुविधा लेते हुए बैंकिंग के ट्रांजैक्शन को करना, राइट। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI, तो इलेक्ट्रॉनिकली जब हम डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं, जैसे इनवॉइस हैं, हम जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमारे पास अगर इनवॉइस ऑनलाइन आता है, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा जो है इंटरचेंज होता है ना, जैसे कोई इनवॉइस है या परचेज ऑर्डर है, तो उसमें EDI की सर्विस उपलब्ध करवाई जाती है। ओके, तो ये हैं नई चीज़ें या जो प्रेजेंट या रिसेंट जो ट्रेंड्स हैं बैंकिंग के, उसके बारे में हमने बात करी। अब बात करते हैं यूज़र्स की। इन बैंक्स को दो तरह के यूज़र्स यूज़ करते हैं। जनरल यूज़र्स, जैसे एक इंडिविजुअल हैं या एक छोटा बिजनेसमैन भी मतलब आप अपने पर्सनल कामों के लिए अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग का इस्तेमाल नॉर्मली हम बिज़नेस के लिए ना कर पर्सनल कामों के लिए करते हैं। और इंडिविजुअल यूज़र का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल यूज़र कहलाते हैं। चैलेंजेस टू इंडियन बैंकिंग सिस्टम। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के आगे? एक तो है डीरेगुलेशन। तो इसमें क्या है कि बैंकिंग इंडस्ट्री को कई प्राइवेट प्लेयर्स से कंपटीशन करना पड़ रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स में फॉरेन बैंक्स भी आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी आ रहे हैं, और प्राइवेट बैंक्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक्स जो भी हमारे देश के जो बैंक्स हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, डेफिनेटली अगर मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात करूँ तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो ज़्यादा एफिशिएंट है, ये जो सर्विसेज ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करते हैं, वो डेफिनेटली प्राइवेट बैंक्स हैं। तो PSUs या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनकी क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी को एक तरह से चैलेंज मिल रहा है लोकल प्राइवेट बैंक से और फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। ये डीरेगुलेशन की वजह से हो रहा है कुछ। तो एक तरीके से ये एक चैलेंज है, इसे फेस करना थोड़ा सा टफ साबित हो रहा है। मॉडिफाइड न्यू रूल्स, तो कई तरह के जो रूल्स हैं, जैसे कस्टमर्स की डिमांड्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो है अब चेंज हो रही हैं, और टाइम टू टाइम RBI भी कुछ नई रूल्स और गाइडलाइंस लेकर आगे आते हैं। तो उनके साथ कोप अप करना और उनको इम्प्लीमेंट करना, और कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन, दैट इज़ मस्ट। सो ये भी एक तरीके से नए रूल्स के साथ नए रूल्स को मेंटेन करना और उसके हिसाब से अपनी ब्रांचेस को, अपनी कस्टमर सर्विस को मॉडिफाई करना, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ चैलेंज। एफिशिएंसी की हम बात करें तो एफिशिएंसी, ऑब्वियसली हर काम में एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, और बैंक जैसी सर्विसेज में जहाँ पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और कंपटीशन क्योंकि मार्केट में ज़्यादा है, तो बैंक्स को बहुत प्रेशर फील करना पड़ता है इस तरीके का। तो दे विल हैव टू प्रूव देयर एफिशिएंसी, banks will have to prove their efficiency. diffused customer loyalty, डेफिनेटली अब कस्टमर बैंक्स में भी इतनी वैराइटीज़ हैं कि आपको प्राइवेट बैंक इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, इतनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो अगर हमें एक सिंपल लोन भी लेना है तो हम कितनी बार क्वेरीज करेंगे, इधर उधर जाएंगे, कई तरह के बैंक्स में जाएंगे और कंपेयर करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो उनकी चार्जेस हैं और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो डेफिनेटली कस्टमर की लॉयल्टी चेंज हो सकती है, डिपेंड्स कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू मेंटेन द कस्टमर्स विद योर ऑर्गेनाइजेशन। उनकी लॉयल्टी अपने साथ बनाए रखना ये इम्पॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली ये आपके बैंक की, ब्रांच की स्टाफ की एफिशिएंसी पर या सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़
दिस इज़ मिस अलाइन माइंडसेट। तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ बैंक्स में आ रही हैं, तो कई बार क्या होता है कि स्टाफ जो है या बैंक्स के जो मेंबर्स हैं या जो लोग हैं वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कई बार कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या रेजिस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ये भी होता है कि उस केस में टेक्नोलॉजिकल अगर हम एडवांसमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो वहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये थोड़ी सी एक फ्रिक्शन वाली सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटेंसी गैप। कॉम्पिटेंसी का मतलब यहाँ पर राइट स्किल एट द राइट प्लेस। तो डेफिनेटली देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ मस्ट है कि और ये चीज़ बहुत इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि हम राइट प्लेस पर राइट पर्सन को या राइट जॉब दें। लेकिन पीएसयूज़ वगैरह में या गवर्नमेंट बैंक्स में इस तरह का सीन नहीं देखने को मिलता है। शायद इस वजह से भी है कि एफिशिएंसी में थोड़ी सी कमी है इन कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट बैंक्स और इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन बैंक्स। ओके, नेक्स्ट इज़ सेवरल पर्सनल सर्विसेज टू प्रोवाइड सेवरल पर्सनल सर्विसेज। तो बैंक जैसे आजकल बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें बैंक्स को एबल होना पड़ेगा कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के हिसाब से। कस्टमर का क्या एक्सपर्ट करता है। अब मान लीजिए एक बड़ा बिजनेसमैन है या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी सर्विसेज ले रहा है, बैंक की सर्विसेज ले रहा है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होंगी। तो सिर्फ ये नहीं है कि आपको लोन देना है और लेना है, वो उसके अलावा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज एज ए ब्रोकर आप क्या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनको पर्सनल क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स हैं या जो डाउटफुल डेट्स हैं, वो पीएसयूज़ या गवर्नमेंट बैंक्स के केस में ज़्यादा माने दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट मोटिव भी नहीं होता है और दूसरा एक तरह से जो पब्लिक की सर्विस का कॉन्सेप्ट रहता है सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस वजह से क्या होता है कि सरकारी बैंक्स में स्पेशली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। और ये वो एसेट्स होती हैं जिनसे हमारा बर्डन बढ़ता है, हमारा एफिशिएंसी डाउन जाती है और एक तरीके से फिनेंशियल जो है बर्डन होता है। राइट। अब जैसे व्हीकल लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, डाउटफुल लोन्स हैं जिसके लिए कोई भी सिक्योरिटी अगर नहीं आपने रखी है, तो ये एक तरीके से थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो हर बैंक को इस बारे में सोचना चाहिए। कंपटीशन, तो मैं कंपटीशन के बारे में बता ही चुकी हूँ कि बैंक्स को फॉरेन बैंक से और नए प्राइवेट बैंक से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, और उनके कंपैरेटिवली अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में कमी है या स्टाफ नहीं है, पर्सनल जो लैक ऑफ एफिशिएंसी है वो कहीं कहीं देखने को मिलती है। तो कंपटीशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। बैंक्स जो है मैनुअल अब वर्क जो है ऑब्वियसली डिक्रीज़, और आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा, और एक आप गवर्नमेंट बैंक में अगर आप जाएंगे या नेशनलाइज बैंक में जाएंगे तो आपको वहाँ का जो सीन है वो अलग तरीके से नज़र आएगा। आपको क्लियरली ये डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके चार्जेस जो हैं दूसरे बैंक्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज जो हैं वो बेटर होती हैं। तो अगर कोई सर्विस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है तो डेफिनेटली वो हाई प्राइस के साथ भी जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात है तो अगर बैंक्स अब पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही चल रहे हैं तो वो एफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे, वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज़ मस्ट फॉर द एफिशिएंसी एंड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ योर कस्टमर्स। एंड डिटेरियोरेटिंग एसेट क्वालिटी ऑफ पीएसयू बैंक्स के बारे में मैंने पहले भी बताया है। एक तो यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट स्टाफ होगा तो हैवी सैलरीज हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उतनी नहीं होती हैं, और एक तरीके से वर्क कल्चर
या यूँ लगा लीजिए ओवर स्टाफिंग, ये भी एक प्रॉब्लम है। वर्क कल्चर का तो चलो हम शायद कह सकते हैं कि नहीं, टाइम टू टाइम वो क्रिएट हो सकता है, लेकिन ओवर स्टाफिंग आप देखेंगे कि नॉर्मली बैंक्स में जो है एक पर्सन कई पर्सनस का काम कर रहा है, क्योंकि लैक ऑफ स्टाफ है वहाँ पे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं पीएसयू बैंक्स को देखने को मिलती हैं। तो ऑनरशिप अब आप देखेंगे धीरे धीरे कुछ जैसे प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनकी जो एफिशिएंसी है इन कंपैरिजन ऑफ पीएसयू बैंक्स ज़्यादा अच्छी है। तो इस वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ये चैलेंज है एक तरह से पीएसयू बैंक्स के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं बैंकिंग सेक्टर की इन इंडिया में? अपॉर्चुनिटीज़ तो ये है कि हमारा जो कस्टमर है वो रूरल एरिया में, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया में है। तो अगर रूरल एरिया को टारगेट किया जाए तो बैंक्स की सिचुएशन, बैंक की कंडीशन और भी ज़्यादा सुधर सकती हैं। अगर रूरल बैंकिंग को हम अप्रोच करें और उन्हें वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं जो अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल हैं, तो वी कैन अचीव आवर टारगेट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज़ ऑफरिंग वेरियस चैनल्स। डेफिनेटली ये तो हम पहले कह चुके हैं और काफ़ी सुविधाएं मिलने भी लगी हैं। इंटरनेट बैंकिंग है या एटीएम्स हैं, बट बात वही है कि अगर ये सुविधाएं बैलेंस तरीके से हर एरिया में मौजूद रहे या ये अच्छे से काम करे, जो भी सुविधाएं दिए जाएं वो उनमें कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा बैंकिंग सर्विसेज के लिए। कस्टमर सर्विस, कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करें बैंक्स में या करते हैं वो कस्टमाइज्ड रहनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर की जो सर्विसेज होती हैं या कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो पर्सन टू पर्सन मैटर वेरी करती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है आप जो लोन लेने जा रहे हैं तो आपका रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकता है, किसी और पर्सन का रिक्वायरमेंट और उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और हो सकती है। तो बैंक्स को कस्टमर को पर्सनली जो है डील करना होगा और एक तरीके से उनकी सर्विसेज को जो है वो उनके ऊपर उसको इम्पॉर्टेंस देनी होगी, कस्टमर पर फेथ करना होगा, कस्टमर का फेथ लेना होगा। इंटरनेट बैंकिंग, तो डेफिनेटली इंटरनेट बैंकिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बैंकिंग सेक्टर में। अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहां इंटरनेट बैंकिंग के प्रॉब्लम रहती हैं। तो कुछ और सर्विसेज भी हैं जो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू दी जा सकती हैं, तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। रिटेल लैंडिंग, सिर्फ बैंकों का काम बड़े लोन्स देना नहीं या बड़े एंट्रीप्रेन्योर्स के साथ जुड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि रिटेल लैंडिंग को भी इम्पॉर्टेंस मिलनी चाहिए। और अब जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, आपका वह कार लोन है, व्हीकल लोन है, होम लोन है, इस पर भी बैंक्स अब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो हमारा रिटेल कस्टमर है वो उसकी मात्रा ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो हमारा टारगेट होना चाहिए। इंडियन कस्टमर ही हमारा मेन टारगेट है। अब उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि टाइम टू टाइम देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल रहा है, लोगों की परचेसिंग पावर बदल रही है, चेंज हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, और लोगों की प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं, कस्टमर्स की नीड्स चेंज हो रही हैं, एजुकेशन लेवल बदल रहा है। तो इन सारी चीज़ों का कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पर और कस्टमर को दी जाने वाली सर्विसेज पर इम्पैक्ट होना चाहिए। सो दीज आर द मेन अपॉर्चुनिटीज़ विच वी शुड अवेल इफ़ वी वांट टू grow the banking sector in India. That's all for this video. Thank you so much. Bye bye and take care.